Question says an airfield rectangular waveguide of internal dimension 1.5 B by B has a cutoff frequency of 6 GHz while operating in TE10 mode. The maximum peak electric field measured inside the waveguide is 48 root 3 pi B volt per meter. If the longest wavelength that can travel inside this rectangular waveguide is 10 by root 2 centimeter long, then the power carried by this waveguide is. Alright, so ये EMT का क्वेश्चन है, टॉपिक रेक्टेंगुलर वेवगाइड. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं, अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरह टेस्ट करता है. और अगर आपने इस टॉपिक को बस फॉर्मूला की तरह देखा होगा, सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, तब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा. मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं बना होगा. ऑलराइट, और EMT का सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट यही है कि बच्चे ऑलरेडी उससे डर रखे हैं. शुरुआत करने से पहले, पढ़ाई सब्जेक्ट को पिक करने से पहले EMT को ऑलरेडी मान चुके होते हैं कि ये एक टफ सब्जेक्ट है. उसके बाद पढ़ाई तो करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, फिर इस टाइप का क्वेश्चन देख के उनको वापस से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि डर तो ऑलरेडी है ही सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि ऑलरेडी वो मान चुके हैं कि EMT एक टफ सब्जेक्ट है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक गलत सोच है. ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि किस तरह अगर आपका EMT का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे. और प्राइमरीली आज मेरे डिस्कशन का मुद्दा ये होगा कि एक EMT के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, एक सही तरीका EMT के क्वेश्चन को सॉल्व करने का. EMT और EDC दोनों के लिए वैलिड है ये बात, प्राइमरी एक्चुअली सब सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिस्कशन EDC और EMT के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बच्चों का यूजुअली यही कंप्लेन रहता है ना कि EMT का क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेंथी होता है, EDC एंड EMT बहुत सारा कैलकुलेशन होता है. ये गलत है. एक्चुअली ये लॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसको लॉन्ग बना देते हो आपके लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, आपके लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से. आप ये नहीं समझते हो कि इसका एक सही तरीका होता है सॉल्व करने का. EMT और EDC के क्वेश्चन की बात करो प्राइमरीली, क्योंकि आप देखोगे कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में ही कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे. मतलब कोई भी वैल्यू है, जैसे लैम्डा के वैल्यू, म्यू का वैल्यू जो भी है, या जैसे EMT में आता है म्यू नॉट, ओमेगा नॉट, सारा वैल्यू शुरुआत में पुट करेंगे और कोई डेसिमल वैल्यू लेके आएंगे और आगे उसी के साथ बढ़ेंगे. और हर बार जब भी कोई एक्सप्रेशन दिखे तो बार बार उसको कैलकुलेट करते हैं. और उनका कहना क्या होता है कि बार बार अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो शुरुआत में ही कैलकुलेशन कर लो, तो छोटा छोटा डेसिमल वैल्यू लिख के जल्दी हो जाएगा. ये गलत है सर. क्यों बताऊं? क्योंकि आप अगर फॉर्मूला ही कैरी करोगे, भले ही थोड़ा सा लिखना पड़े, लेकिन कुछ स्टेप बाद वो बहुत बार कैंसिल हो जाते हैं. उसका मतलब ये है कि जो चीज़ कैंसिल हो रहे हैं वो अगर आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठ जाओगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन टाइम गया और वो कैंसिल भी नहीं होंगे सीधे से. अगर डेसिमल पॉइंट्स में सब कुछ कन्वर्ट कर लिया आपने तो डायरेक्ट आपको दिखेगा भी नहीं कि कैंसिलेशन हो रहा है. उसका मतलब आप बार बार कैलकुलेटर यूज करने जाओगे. करेक्ट, बार बार आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. ये एक बहुत बुरी बात हो जाएगी फिर आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप तो अभी शायद मोबाइल में कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे, है ना. गेट कैलकुलेटर मोबाइल में आता है, जो फॉर्मेट आता है उसी को यूज करते हैं सब लोग. लेकिन मेन एग्जाम में क्या होता है, आपको माउस दिया रहता है, राइट. और माउस का पॉइंटर कहीं यहाँ, और आपको पता है कि स्क्रीन में एक बटन होता है जिसपे क्लिक करोगे तो कैलकुलेटर खुलता है. तो बार बार आप अगर माउस को बार बार ढूंढ के, माउस का पॉइंटर बार बार ढूंढ के उस पॉइंटर ले जाने में कुछ सेकंड्स तो जाते हैं. और आप मान लो एक क्वेश्चन में ही 15-20 बार कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो 15-20 सेकंड एक क्वेश्चन में इस तरह चला गया. ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बहुत कम टाइम है, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है ये. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है. वो तो मैं बस खोलने का बात कर रहा हूँ. बस कैलकुलेटर यूज़ कर टिक 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 करने में, माउस से टिक 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 करने में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस में नहीं होते बच्चे अगर, तो ये माउस पे टिक 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 करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है कैलकुलेटर में यूज़ करने में. ठीक है, इस बात को आप समझो. अभी आप अगर प्रैक्टिस अभी भी मोबाइल में कर रहे हो तो बेटर ये होगा कि अभी आप लैपटॉप में माउस से ना, माउस लैपटॉप का पैड स्क्रीन भी नहीं, एक माउस से आप कैलकुलेटर यूज़ करो. वो एक अच्छी आदत बनेगी. लेकिन फिर भी प्रॉपर वे क्या है, जितना हो सके उतना कैलकुलेटर को
कम यूज़ किया करो, ठीक है। ये बात अलग है, कैलकुलेटर में एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन एक क्वेश्चन को करते वक्त आप बार बार बीच में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो वो एक गलत आदत बन जाएगी आपकी, ठीक है, जो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ जाएगा, ठीक है। सो आज हम देखेंगे इस बात को कि किस तरह आपको अप्रोच करना चाहिए EMT और EDC के क्वेश्चन को खासकर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे कि पूछा क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी EDC और EMT के क्वेश्चन में, ठीक है। शुरुआत कैसे कर रहे हो आप, क्या आप गिवन डेटा लिख रहे हो? मत लिखो सर, क्योंकि आप अगर गिवन डेटा लिखोगे तो आपका माइंड बार बार इस बात पे जाएगा कि गिवन डेटा के हिसाब से क्या होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बोल दूँ कि आपको अगर अच्छा आइडिया नहीं है कि यहाँ में मैक्सिमम पीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिया होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्यों दिया होता है, तो आपका माइंड बार बार इसी बात पे जाएगा कि ये क्यों दिया, ये क्यों दिया। फिर आपको लगने लगेगा पता नहीं है क्यों दिया, तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, ऐसा फीलिंग आता है, करेक्ट। सो इस चीज़ को अवॉइड करो। देखो हाँ, ये बात अलग है कि आपको तो अच्छी प्रैक्टिस होनी है, लेकिन अप्रोच करते वक्त आप गिवन डाटा से शुरू मत करो। क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ो, 2 बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक ही बार पढ़ो और सीधे अटैक करो पूछा क्या है। जैसे यहाँ में इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पावर कैरिड बाय दिस वेवगाइड। पावर कैरिड बाय द वेवगाइड तो मतलब टोटल पावर पूछा है, तो जिसको मैं W से अगर रिप्रेजेंट करूं तो मतलब ये पूछा है, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के कन्वेंशन की बात कर दूं अगर, सो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड बनाता हूं मैं ऐसा, ये एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड हो गया। कन्वेंशन वाइज आपका ये Z डायरेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट Z होता है बाय डिफॉल्ट, ये कन्वेंशन है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इन द क्वेश्चन। मतलब अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट आप X ले लो, Y ले लो, कुछ और ले लो, तब आपको वो लेना है। लेकिन कुछ नहीं बोला, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, यूजुअली कुछ नहीं बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप Z डायरेक्शन में ही लो हमेशा, क्योंकि इसी तरह कन्वेंशन फॉलो होता है और इसी तरह सारे बुक्स में आपका पूरी स्टोरी डेवलप होती है, ठीक है। तो आप इसको Z ही लो हमेशा, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज ऑफ कोर्स। अगर ये Z है तो ऑब्वियस सी बात है ये X होगा और ये Y होगा, कोई और दूसरा चॉइस नहीं होता, कोई और दूसरा चॉइस नहीं होता। ये थंब रूल, ऐसा X से Y तरफ घुमाना है, Z शुड बी इन द थंब डायरेक्शन। तो एक बार Z डिसाइड कर दिया तो ऑफकोर्स ये X एंड Y ही होगा हमेशा। इस बात को आप केयर रखो। बच्चे कभी कभी यहाँ भी Z तो ले लेते हैं लेकिन ऊपर में X ले लेंगे, इधर Y ले लेंगे, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और नाउ और आगे बढ़े तो कन्वेंशन वाइज ये X इक्वल्स टू 0 पॉइंट, ये X इक्वल्स टू A पॉइंट लेते हैं। सिमिलरली ये Y इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट और ये Y इज इक्वल्स टू B पॉइंट लेते हैं। ये सब कन्वेंशन है। और कन्वेंशन क्या बोलता है, A इज द लार्जर डायमेंशन, ठीक है। A इज द लार्जर डायमेंशन मतलब यहाँ पे A हमेशा B से बड़ा होगा। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चन में अगर आपको लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट Z नहीं X लेने के लिए बोले तो चीजें बदलेंगी। तब भी बच्चे को ध्यान रखना है कि A इज द लार्जर डायमेंशन। दोनों में 2 ही डायमेंशन है, दोनों में से बड़ा डायमेंशन को हम लोग A बोलते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रेजेंट क्वेश्चन की बात कर दूं अगर, इसका डायमेंशन कैसे दिया है 1.5b बाय b, ठीक है। सो इनमें से बड़ा कौन, 1.5 ऑफ कोर्स, तो मतलब ये है मेरा A और B को B ही बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1.5b की जगह 1.5a बाय a बोलता तो ये 1.5a विल बी द A, हम लोग का कन्वेंशन का A बोल रहा हूँ, कन्वेंशन वाला A, और ये वाला A एक्चुअली B होता, ठीक है। लेकिन B है, लेकिन मैंने B यूज किया है तो चलो B को B ही बोला है और A को 1.5b, ठीक है। और तो ये बात होगी। नाउ तो सही से लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट है, मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा, करेक्ट, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगा। और मैं ये बोल दूं कि इसका पॉइंटिंग वेक्टर या फिर पावर डेंसिटी P है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, पावर फ्लो एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव प्रोपगेशन, करेक्ट। पॉइंटिंग वेक्टर का ये कंसेप्ट है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है उसी डायरेक्शन में पावर भी उसका ट्रेवल करता है, करेक्ट। ओके, नाउ तो ये कौन सा डायरेक्शन है, AZ का, मतलब पावर फ्लो करना चाहिए AZ के डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ
सो W पूछा था, तो W मतलब टोटल पावर, W कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस से बात है, डबल इंटीग्रल, क्या फॉर्मूला है? P डॉट वेक्टर P डॉट ds वेक्टर। यूजुअली बच्चे इसको यूज नहीं करते, ये सबसे बेसिक है, यहाँ से शुरुआत किया करो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। जहाँ पे ds क्या है? ds इज द डिफरेंशियल सरफेस, इसका डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में चाहिए आपको? ऑब्वियस से बात है, az डायरेक्शन में चाहिए हमको, है ना। सो az डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे az डायरेक्शन होगा, और यहाँ में z है तो dx dy, ऐसे ही लेते हैं, सभी बच्चों को पता है। लेकिन मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा कि अगर ये मैं ay डायरेक्शन में लेना चाहता तो क्या होता? तो ऑफ कोर्स dx dz होता। अगर मैं ax डायरेक्शन में लेना चाहता ds मेरा, तो ये dy dz। ठीक है, यूजुअली एक टेबल होता है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड के मदद से एक टेबल होता है, तो वो टेबल में आपको तीनों का मिल जाएगा, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीनों का मिल जाएगा। ऐसा ds बोल दो, dv बोल दो, dl बोल दो, सब कुछ निकल जाता है। वो टेबल मैं अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये मैं बताते चला कि ds किस तरह डिसाइड होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को पता है, लेकिन कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो मैंने बताते चला। चलो ठीक है, तो हम लोग का ds कौन सा है? ये वाला, x डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में चाहिए, तो हम लोग ये वाला ds यूज करेंगे। और p ना, p। सो हमको समझ में आ रहा है कि अच्छा ds को इस तरह खोलेंगे, खोलने के बाद x एंड dy के टर्म्स में आएगा, उसका मतलब लिमिट्स भी उनके टर्म्स में आएगा, x एंड y। तो x गोज फ्रॉम 0 टू a, y गोज फ्रॉम 0 टू b, ठीक है। इस तरह स्टोरी को डेवलप करो बेसिक से, तब आपका पकड़ मजबूत होगा। यूजुअली मुझे पता है बच्चे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रल p dx dy, ठीक है, p dx dy इस तरह यूज करेंगे। ये यहाँ से शुरू करने से अच्छा है आप इससे शुरू करो, ये बेटर है और ज़्यादा बेसिक है, और इस तरह शुरू करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और तगड़ी होगी। ओके चलो, अब हमको W चाहिए। W निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखा मेरे प्रोसेस को, देखो मैंने अभी तक गिवन डेटा क्या है कोई टेंशन नहीं लिया, राइट। बच्चे वहाँ से शुरू करते हैं, गिवन डेटा क्या है वहाँ से टेंशन लेना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि इसको किस तरह यूज़ करें, ये क्यों दिया है वगैरह वगैरह। गलत तरीका है ये ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधे स्टार्ट करो कि पूछा क्या है। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमको क्या चाहिए? a चाहिए, a 3/2b गिवन है, मतलब b निकल जाएगा तो a तो निकल ही जाएगा। और क्या चाहिए? p चाहिए, वेक्टर p, पॉइंटिंग वेक्टर p चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन में आपको b और पॉइंटिंग वेक्टर p पता करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम b की बात करते हैं। ओके, अब गिवन क्वेश्चन, अब डेटा देखेंगे, ठीक है। अब गिवन सपोर्टिंग डेटा की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये TE10 मोड, करेक्ट, TE10 मोड है। ये कौन सा मोड है? ये इसको क्या बोलते हैं? ये क्यों खास है? ये एक खास मोड है जिसको हम लोग डोमिनेंट मोड बोलते हैं, डोमिनेंट मोड। अब सवाल ये है कि इसको डोमिनेंट मोड क्यों बोलते हैं? इसको डोमिनेंट मोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मोड का जो करस्पॉन्डिंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस मोड का जो करस्पॉन्डिंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC10 इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन ट्रेवल इनसाइड दैट वेवगाइड, करेक्ट है। ये FC क्या है फिर? ये स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन ट्रेवल इनसाइड दैट वेवगाइड, करेक्ट है। हाँ, एक और बात मैं आपको नोटिस कराते चलता हूँ, कभी कभी पढ़ाने वाले टीचर्स लोग चीज़ों को मॉडिफाई करने के चक्कर में इसको भी TM11 को भी डोमिनेंट मोड बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि TE के लिए TE10 डोमिनेंट मोड है, TM के लिए TM11 डोमिनेंट मोड है। ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि आप इस तरह चीज़ों को देखोगे तो जिस दिन क्वेश्चन में बस डोमिनेंट मोड बोल दिया, देखो गेट क्वेश्चन में बस डोमिनेंट मोड भी बोला है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि डोमिनेंट मोड कौन सा वाला, TE वाला कि TM वाला, लेकिन गेट में बस डोमिनेंट मोड लिखा है। तो इस तरह चीज़ों को मॉडिफाई करना सही नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि लिटरेचर की माने या फिर कन्वेंशन की माने डोमिनेंट मोड एक ही होता है, वो है TE10।
TM11 को डोमिनेंट मोड अलग से मॉडिफाई करके बोलने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि दिस विल लीड टू ग्रेट कंफ्यूजन। ठीक है, तो इस बात को आप समझो कि TM11 इज द स्मॉलेस्ट मोड इन TM मोड, दिस इज नॉट द डोमिनेंट मोड। ठीक है, डोमिनेंट मोड बस एक ही होता है, वो कौन है? TE10। ऑलराइट, वो उसको डोमिनेंट क्यों बोलते हैं मैंने अभी बताया, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन ट्रेवल इनसाइड द वेवगाइड, इसीलिए उसको डोमिनेंट मोड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ FC10 का करस्पॉन्डिंग लैम्डा की बात कर दूं अगर, करस्पॉन्डिंग लैम्डा की बात कर दूं अगर, सो जैसे FC10 इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन ट्रेवल इनसाइड द वेवगाइड, तो उसका करस्पॉन्डिंग लैम्डा विल बी द लार्जेस्ट वेवलेंथ दैट कैन ट्रेवल इनसाइड द वेवगाइड। सही बात? ओके, तो लैम्डा C10 विल बी द लार्जेस्ट, या फिर लॉन्गेस्ट भी हो सकते हो, longest wavelength that can travel inside the waveguide। ठीक है, that can travel inside the waveguide, करेक्ट है। अब फॉर्मूला वाइज चीज़ों को अगर बैठा लें तो लैम्डा C10 विल बी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो FC10। अब ये कौन सी वेलोसिटी होगी? हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, सपोर्टिंग डेटा चेक करो तो गिवन है रेक्टेंगुलर वेवगाइड एयरफील्ड है, तो वेलोसिटी आपका वही वाला होगा जो फ्री स्पेस में होता है। क्या होता है? v इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन आप उसको फिर अभी पुट नहीं करोगे। ठीक है, आप एक बार उसको पुट कर दिए तो कोई कैंसिलेशन आपको नहीं दिखेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे जाके। ठीक है, अभी तो दिख जाएगा मुझे पता है, लेकिन आगे जाके पूरा कैंसिलेशन जो होना होता है, सब कैलकुलेशन आप मिस कर जाओगे, पूरा कचरा हो जाएगा फिर। ठीक है, और शुरुआत में आपको नहीं वैल्यू पुट करना है। तो ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला ही पुट करके निकलेंगे। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे, कोई आपको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और FC10 का FC का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला लिख दूँ अगर, 1/2π√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये रूट m π/a² प्लस n π/b², करेक्ट। और हम लोग के गिवन क्वेश्चन में m इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये वाला टर्म गया और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो ये बस π/a, तो स्क्वायर एंड रूट कटा। ओके, अब देखते हैं कुछ और कट रहेगा डेफिनेटली, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा भी हो जाता है, आप वैल्यू पुट करते तब भी मुझे पता है, लेकिन मैं आगे के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पाई कटा तो सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/1/2 से, तो ट्वाइस से ऊपर आया, ये ट्वाइस से। ठीक है, और लैम्डा C10 आपको गिवन है एज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन ट्रेवल, वही लैम्डा C10 है। तो क्या है? 10/√2 सेंटीमीटर ट्वाइस है। ठीक है, ये सब सपोर्टिंग डेटा में गिवन है, आप वहां से पिक कर लो। ठीक है, बार बार क्वेश्चन को 2-3 बार स्टार्टिंग में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत तब बार बार जाके आप देखो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है भले ही बच्चा कितना ही प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की प्रैक्टिस के टाइम में क्वेश्चन को दो बार पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम में जाके जब 1-2 घंटे निकल जाते हैं तो वो 2 बार नहीं पढ़ता, फिर कभी नहीं पढ़ता। क्यों? कैसे पढ़ेगा? उसको 1 घंटा बाकी है, उसको भी तो डर लगता है कि नहीं, वो रोबोट थोड़ी है कि 2 बार पढ़ने बोला है तो 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, ये इट मेक्स नो सेंस। ठीक है, लेकिन एक ही बार पढ़ो, लेकिन आपको समझना है कि किस तरह सही से अप्रोच करे, तो उस दिन भी मेन एग्जाम में भी आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। ठीक है, भले ही आप 2 बार पढ़ भी लो, तब भी ये काम तो करना ही पड़ता है, आपको बार बार जाके देखना ही पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के याद करने की कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरफ भागेगा? गिवन डेटा की तरफ भागेगा, और वो आपको मिसलीड करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आपको वो मिसलीड कर दे, एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो इसी वजह से क्वेश्चन बनता नहीं है बच्चों से। ठीक है, और चलो नाउ ये सेंटीमीटर है, और नाउ तो यूजुअली हम ए को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ए को मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना ये सेंटीमीटर है। तो चलो, इससे ए आ गया एस 5/√2 सेंटीमीटर। जैसे मैंने बोला ए को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो ये 1/20√2 आया। करेक्ट, ये 1/20√2 मीटर हो गया, आपका ए आ गया।
और a क्या था, b के टर्म्स में 3/2 b, तो b विल बी इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ a क्या है 1/20√2 मीटर। सो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये 2, ये 10, ये 30, 1/30√2, 1/30√2 मीटर। अब आप कैलकुलेटर लेके शुरू मत हो जाना, इसको डेसिमल में बदलने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। कभी बच्चों का ये आदत होता है कि ये सब देखते ही, एक मिनट, हाँ, काफ़ी बच्चों का ये आदत होता है कि ऐसे देखते ही चीज़ों को क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हाथ कैलकुलेटर की तरफ बढ़ता है। अवॉइड करो, ठीक है, अवॉइड करो, फ़ायदे में रहोगे। ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी चीज़ को डेसिमल में लाने की अनटिल द एंड। एकदम लास्ट में जाके आपको जितना कैलकुलेटर यूज़ करने का मन है करो, लास्ट में, अभी नहीं। और तो ए भी निकल गया, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे, बी ढूंढ रहे थे, तो बी मिल गया, ये रहा, बी मिल गया है, और ए भी मिल चुका है एक्चुअली। तो ये 1/30√2 मीटर, और ए मिल चुका है 1/20√2 मीटर, ठीक है। अब बचा पी। अब पी क्या है, पी है पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। बात करते हैं पी का, अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होगा हाफ रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट विथ कंजुगेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आई होप ये सब फॉर्मूला आपको क्लियर है पॉइंटिंग वेक्टर का। उसका डायरेक्शन हम लोग को क्या एक्सपेक्टेशन है, डायरेक्शन का एक्सपेक्टेशन अभी मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, अलोंग द जेड डायरेक्शन, करेक्ट, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रहा है जेड डायरेक्शन, कन्वेंशन वही लिया था हम लोग ने। तो मेरा पॉइंटिंग वेक्टर भी शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड कैप, ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है। अभी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद पता चलेगा। ऑलराइट, सो अब आप ये इस कंफ्यूजन में मत रहना कि ये ई जेड वाला है, क्योंकि यूजुअली बच्चे बस ई जेड वाला एक्सप्रेशन ही याद रखते हैं। नहीं सर, ये तीनों है, मतलब ये ई विल बी ई एक्स कैप प्लस ई वाई ए वाई कैप प्लस ई जेड ए जेड कैप, तीनों को आपको केयर करना होगा। सिमिलरली एच का भी, एच विल बी एच एक्स ए एक्स कैप प्लस एच वाई ए वाई कैप प्लस एच जेड ए जेड कैप, करेक्ट है। उसका मतलब ये है कि पी निकालने के लिए आपको ये 6 के 6 टर्म्स चाहिए, नहीं तो पी नहीं निकाल पाओगे, उसका मतलब क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यूजुअली बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करते हैं, बस ई जेड और एच जेड का एक्सप्रेशन याद रखते हैं। उसका मतलब ये कि अगर बस हम लोग के जैसे क्वेश्चन में टीई मोड है, तो टी के लिए हम लोग का ई जेड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टी मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, और जेड मेरा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है, तो उस पर तो वो जीरो होगा, ठीक है, मतलब कोई नहीं है, ई जेड डायरेक्शन में नहीं है। और एच जेड का एक्सप्रेशन होता है, अगर मैं कोफिशिएंट सी ले लूँ, सी कॉस एम पाई बाय ए एक्स, और इधर कॉस एन पाई बाय बी वाई, ठीक है, ये याद रहता है यूजुअली बच्चों को। और टीएम की बात कर दूं, तो ई जेड विल बी, यहाँ में सी लिया है तो मैं यहाँ में डी ले लेता हूँ, कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हैं कोई भी, यहाँ में साइन एम पाई बाय ए एक्स और साइन एन पाई बाय बी वाई। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जेड भी होता है, लेकिन उसको मैं सप्रेस करके बात करूंगा, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रो ईएमटी थ्योरी में उस फैक्टर को सप्रेस करके ही बात किया जाता है, ठीक है। और चलो नाउ, और टी एम है मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बस ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही है, जेड डायरेक्शन में या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो जीरो होगा, करेक्ट है सर। तो इतना ही याद रखते हैं बच्चे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर गेट क्वेश्चन की बात कर दो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वेश्चन ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट ई एक्स ई वाई एच एक्स एक्स वाई वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसलिए बच्चों को लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो याद करने की कोशिश भी करते हैं, तो यूज ना होने के कारण वो भूल जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जैसे आज का ये क्वेश्चन आ गया, दिल्ली में ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या गेट पे नहीं आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है, गेट पे तो ऑलरेडी आ चुका है, इस पे वापस से आ सकता है, राइट। इसको याद रखना पड़ेगा आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यूजुअली
बच्चे इसको भूल जाते हैं, है ना। याद तो रखते हैं, मुझे लगता है कि बच्चे याद रखते हैं। और अगर मैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात कर दूं तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में कॉस साइन के टर्म्स आते हैं, तो बच्चे मुझे लगता है याद तो रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि वो चार एक साथ बैठे रहते हैं, चारों एक साथ होते हैं। एक अकेला का भी नीड नहीं होगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगा चारों का ज़रूरत पड़ता है। सो बच्चे उसको भूल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं बनाते हैं और गेट पे भी कम ही क्वेश्चन आया उस पर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको याद रखो और एग्ज़ाम में उसको साथ लेके जाओ, मतलब दिमाग में पर्चा मत बना लेना, ठीक है। ऑलराइट, सो तो मेरा तो मोटिव ये था कि पूरा डेरिवेशन दिखाऊं कि किस तरह आता है। तब वैसा करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, और भूलने का तो अब कम ही टाइम है आपके पास, है ना, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में डेरिवेशन की नीड नहीं थी और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं एक काम करूँगा कि आपको अभी याद करवा दूंगा। कौन से? EX, EY, HX, HY, बाकी दो तो याद ही होते हैं सब बच्चों को। इन चारों को मैं अभी याद करा था। देखो क्या है, देखना, आप बस फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। चलो, EX, EY, HX, HY, ठीक है। तो ये इसको इसी सीक्वेंस में लिख लो आप, ठीक है। पहले E लिखा फिर Y लिखा, यूजुअली बच्चे इसी सीक्वेंस में ही लिखते हैं। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कुछ और मत लिखो, मॉडिफाई मत करो चीज़ों को, जैसे यूजुअली लिखते हैं वैसे ही लिखो, ठीक है। और नाउ मैं वापस से रिमाइंड कराता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद ही हो जाए, तो अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा, चारों के चारों फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक साथ। जैसे अकेला तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन अकेला ज़रूरत है तो आप ऑफकोर्स सोच के ही निकाल लोगे, ठीक है। अकेला एक एक करके मैं फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, मैं चारों को एक साथ याद कराऊंगा, ठीक है। उसका मतलब ये है, जब आप रिकॉल करोगे तो चारों को एक साथ रिकॉल हो जाएगा और उनमें से कोई एक पिक कर लो, ठीक है। याद नहीं है, क्वेश्चन छूट जाएगा, उससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चारों को याद करके एक को पिक कर लो, बेटर है ना। चलो, और यूजुअली मैक्सिमम ऑफ द केसेस चारों एक ही साथ ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। चारों एक साथ ज़रूरत पड़ते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह फ्रेम किया गया है तब जाके कोई एक ज़रूरत पड़ेगा। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये जो एक्सप्रेशन जो लिखेंगे हम लोग, वो बस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए नहीं, कोई भी आर्बिट्री शेप का वेवगाइड के लिए वैलिड होगा, ठीक है। फॉर एनी जनरल वेवगाइड। मैंने बोला कि आपको मैं याद करा दूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठने की नीड ही नहीं है। आप बैठ रहे हो, ये फॉर्मूलाज आपके लिए नए हैं तो लिख लेना कहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको दिमाग में ही याद करा दूंगा, आपको लिख लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुनो मेरी बात बस। हाँ, ये पूरा जनरल होगा, कोई भी शेप के लिए होगा, ठीक है। और ऊपर में जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं मैंने, ये किसके लिए हैं? ये बस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए, ठीक है। इस बात को याद रखना। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे पढ़ाई की है तो आपके नोट्स में ये फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। EX, EY, HX, XY के फॉर्मूले होंगे, तो शायद आपके नोट्स में रेक्टेंगुलर वेवगाइड वाले फॉर्मूले हैं जो साइन कॉस के टर्म्स में होते हैं, लेकिन ये जनरल है, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो अलग है वो तो अलग है। आपके एक्सप्रेशन अगर साइन कॉस लिखा है एक्सप्रेशंस में, तो समझ जाओ कि वो बस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए वैलिड है, लेकिन मैं जो देने वाला हूँ वो कोई भी जनरल आर्बिट्री शेप का वैलिड है, ठीक है। ऑलराइट, चलो नाउ शुरुआत करते हैं। अब पे अटेंशन हो जाओ, याद ही कर लेंगे अभी, ठीक है। देखो, शुरुआत करेंगे साइन से, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस सीक्वेंस तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम लोग, मतलब योर नॉर्मल सीक्वेंस है ये, इसी सीक्वेंस में लिखा है। और माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे तो आप क्या लिखोगे? जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर। और जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिखे तो जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एच स्क्वायर। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है तो जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एच स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जिसको मैं ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको अभी ब्रैकेट की तरह रहने दो, ब्रैकेट के अंदर क्या है देखेंगे, ठीक है। अब आंखें बंद करो और देखो, ऑलरेडी ये चारों
आपको दिख रहा है कि नहीं। मेंटल पिक्चर बनाओ, माइंड में ही इनको लिखो, ठीक है। मैंने जैसे लिखा है वैसे शुरुआत इन चारों से करो, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे, इसके बाद ई है तो जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर, वापस से ई वाई है तो जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर, फिर एच एक्स है तो जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एच स्क्वायर, फिर एच वाई है तो जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एच स्क्वायर, फिर वो ब्रैकेट जो कर्ल ब्रैकेट बनाया अभी मैंने चारों, उनको ही बना लो, ठीक है। दिमाग में एक बार पॉज करो और देखो, दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, करना जरूर। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फिर साइंस आएंगे तो इस बार चारों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, चारों नेगेटिव होते हैं, हो गया। फिर दूसरा नेक्स्ट वाला टर्म आता है जे बीटा बाय एच स्क्वायर, चारों में वही है, जे बीटा बाय एच स्क्वायर, जे बीटा बाय एच स्क्वायर, जे बीटा बाय एच स्क्वायर, ठीक है, चारों में वही है। तो चारों में माइनस जे बीटा बाय एच स्क्वायर चारों में है, इजी है। फिर ब्रैकेट खोल लो इस तरह, ठीक है, फिर ब्रैकेट खोल लो जैसे लास्ट टाइम खोला था इस तरह। ओके, आपका 60% काम हो गया, ठीक है, 60% काम हो गया। और वापस से आंखें बंद करो और लास्ट टाइम जैसे किया था करना है, ठीक है। ये आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ, याद ही हो जाएगा, कितने बजे की बात है, राइट। अभी देखो कि दिखेगा आपको, दिख रहा है कि नहीं, एक एक करके कर रहा हो, ठीक है। जैसे एक सीक्वेंस में मैंने दिखा रहा है, उसी सीक्वेंस में आप याद करो, एक फ्लैश में पूरा पिक्चर एक साथ मत देखो, एक एक करके, और एक एक को अकेले अकेले नहीं, चारों को एक साथ देखो, ठीक है। और करना है, आई होप आपने करा है। वीडियो पॉज करो, करो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ में ई एक्स है पहला वाला टर्म, और पहले हम, चलो ये बोल देता हूँ मैं, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, ठीक है, दो ब्रैकेट खुले हुए हैं, उसके अंदर क्या है अब फिल करेंगे। तो लेफ्ट ब्रैकेट इसका बात कर रहा हूँ, ये लेफ्ट ब्रैकेट, और राइट ब्रैकेट मतलब इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब चारों एक साथ, ठीक है, चारों एक साथ फिल करेंगे। तो पहले राइट ब्रैकेट फिल करते हैं। तो देखो यहाँ में ई एक्स है, ई एक्स है तो डो बाय डो एक्स, ई वाई है तो डो बाय डो वाई, एच एक्स है तो डो बाय डो एक्स, एच वाई है तो डो बाय डो वाई, हो गया। चलो ये हो गया लेफ्ट राइट ब्रैकेट के बाद, ठीक है। अब डो बाय डो एक्स किसका, वो भी लिखेंगे हम लोग, अभी नहीं। अब इसका करस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रैकेट लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रैकेट्स फिल करते हैं। तो डो बाय डो एक्स है तो डो बाय डो वाई लिख लो, डो बाय डो वाई है तो डो बाय डो एक्स लिख लो, डो बाय डो एक्स है तो डो बाय डो वाई लिख लो, डो बाय डो वाई है तो डो बाय डो एक्स लिख लो, ठीक है, हो गया। अब एक बात समझनी होगी आपको, सिंस मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, नहीं तो आपको समझ में आ जाता है ये ऑलरेडी। इस बात को समझना होगा कि हम लोग जो ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, और सारे चारों ट्रांसवर्स कंपोनेंट हम लॉन्जिट्यूडिनल कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। मतलब ई एक्स विल बी फंक्शन ऑफ ई जेड एज वेल एज एच जेड, चारों विल बी फंक्शन ऑफ ई जेड एज वेल एज एच जेड ओनली, ठीक है। और नाउ अब आते हैं, ध्यान से सुनना, वापस से राइट वाला ही ब्रैकेट फिल करेंगे। ई है तो ई लिख लो, ई है तो ई लिख लो, एच है तो एच लिख लो, एच है तो एच लिख लो, कितना सिंपल। और जैसे मैंने बताया ये कुछ और नहीं, जेड कंपोनेंट ही होंगे, लॉन्जिट्यूडिनल कंपोनेंट ही होंगे ये, ठीक है, हो गया। अब यहाँ वाला कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रैकेट फिल करते हैं। ई है तो एच लिख लो, ई है तो एच लिख लो, एच है तो ई लिख लो, एच है तो ई लिख लो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि z कंपोनेंट ही होंगे, z कंपोनेंट ही होंगे, ठीक है। और हो गया आपका काम, ठीक है, हो गया। यही चारों एक्सप्रेशंस की बात कर रहा था मैं। आई होप आपने ये सब देख रखा है, नहीं देख रखा है तो शायद आपने वो वाले देखे होंगे जो बस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए वैलिड है। उसका मतलब यह क्या है कि ऊपर में जो एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने एच जेड और ई जेड का दोनों का, तो यहाँ में पुट करते हैं तो वो वाला एक्सप्रेशन आ जाएंगे जो शायद आपके कॉपी में है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो। ये जनरल वाला है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है, इसको याद रखना ईजी है, ठीक है, इसको याद रखना ईजी है, तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, और इसको यूज़ करके बड़े ही आसानी से आप बाकी के एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और तो अभी आंखें बंद करो और 2 बार इसको पूरा माइंड में ही, कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं,
आंखें बंद करो और देखो, दिखेगा चारों, लेकिन एक लय में बनाना, जिस लय में मैंने आपको दिखाया। एक बार मैं आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ कैसे किया था। EX EY HX XY, ये नॉर्मल बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, तो आप भी नॉर्मल लिखो, हेरा फेरी करने की कोई नीड नहीं है। EX EY HX XY, चारों में इक्वल लगाया। फिर सबसे पहले साइंस लगाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस हुआ। फिर जहां में ई दिख रहा है तो जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर, ई वाई तो जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वायर, एच एक्स तो जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एच स्क्वायर, एच वाई तो जे ओमेगा एप्सिलॉन बाय एच स्क्वायर। ठीक है, हाँ मैं अभी जो बोल रहा हूं तो आप आंखें बंद कर सकते हो, आपको दिखेगा। ठीक है, आंख बंद कर लो, सुनो बस। उसके बाद क्या किया था, ब्रैकेट्स खोले थे, चारों ब्रैकेट खोल लिए। ठीक है, ब्रैकेट के बारे में हम बाद में आएंगे। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के बाहर माइनस 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 माइनस, चारों में माइनस। फिर एक टर्म आएगा जे बीटा बाय एच स्क्वायर, चारों में जे बीटा बाय एच स्क्वायर, 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 चारों में। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, ब्रैकेट खोल लिए थे, चारों में ब्रैकेट खोल लिए थे। ठीक है, तो अब 60% काम हो चुका है। अब ब्रैकेट फिल करेंगे। तो जो पहले आ रहा है ब्रैकेट उसको मैंने लेफ्ट ब्रैकेट बोलूंगा, जो बाद में आ रहा है ब्रैकेट उसको मैं राइट ब्रैकेट बोलूंगा। तो पहले राइट ब्रैकेट फिल करेंगे। पहला टर्म क्या है, ई एक्स तो 2/2 एक्स लिखो, ई वाई 2/2 वाई लिखो, एच एक्स तो 2/2 एक्स लिखो, एच वाई तो 2/2 वाई लिखो। हो गया। अब ये क्या फिल किए थे हम लोग ने, राइट ब्रैकेट्स। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रैकेट्स फिल करते हैं। जहां जहां 2/2 एक्स है उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट ब्रैकेट्स में 2/2 वाई लिखना है। ठीक है, तो शुरू सबसे पहला टर्म में 2/2 एक्स लिखा था तो 2/2 वाई लिखना है, वाई ब्रैकेट लेफ्ट वाले ब्रैकेट पे, करस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाले ब्रैकेट पे। वापस से 2/2 वाई लिखा था तो 2/2 एक्स लिखना है। फिर 2/2 एक्स लिखा था तो 2/2 वाई लिखना है, 2/2 वाई लिखा था वापस से 2/2 एक्स लिखना है। हो गया। अब समझना है कि ये जो एक्स वाई कॉम्पोनेंट्स है हमेशा जेड कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में ही होंगे। ओके, नेक्स्ट। तो अब जहां जहां ई दिख रहा है 2/2 एक्स किसका है ना, राइट ब्रैकेट्स फिल करेंगे। और 2/2 एक्स किसका, ई का है ना, और तो ई एक्स का बात चल रहा है, सबसे पहला टर्म ई एक्स का है तो 2/2 एक्स ऑफ ई दिखा तो ई लिख लो, एच दिखा तो ए लिख लो, मतलब ई एच एच ऐसे आएगा। ठीक है, और उसका करस्पॉन्डिंग राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट फिल करेंगे तो जहां ई दिख रहा है वहां एच लिख लो, मतलब एच एच ई आएगा। ठीक है, बस इतना। और सारे कौन से कॉम्पोनेंट्स होंगे, जेड कॉम्पोनेंट्स होंगे, मतलब ई जेड एच जेड एच जेड एच जेड एच जेड ई जेड। करेक्ट है, बस हो गया इतना। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको 2 बार करो, आंखें बंद करो और देखो, एक ही सीक्वेंस में याद रखो। ठीक है, नहीं तो एक फ्लैश में याद रखने की कोशिश करोगे, या फिर एक को ई एक्स को पहले देखा, ई वाई को पहले देखा, तो मैंने नोटिस किया है कि बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह इस सीक्वेंस को फॉलो करके याद रखते हैं तो बच्चे को काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है। आपके पास तो भूलने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो इस तरह आप इस सीक्वेंस को ही फॉलो करो, याद लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा समझो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी बच्चों ने किस तरह याद रखा है, किसको ज़्यादा याद रहता है। तो जिसने इस सीक्वेंस में याद रखा है उसको लंबा याद रहता है। ठीक है, तो आप भी इसी सीक्वेंस में याद रखो जिस सीक्वेंस में मैंने बताया, चारों को एक साथ। ठीक है, यूजुअली आपको अकेला एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चारों को एक साथ ही ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। 100% श्योर नहीं है ये बात, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केस ऐसा ही होगा। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन अलग से फ्रेम किया है तो हाँ, बस एक ही ज़रूरत पड़ेगी तब। तो है, निकालो, मेमोरी में है तो फटाफट निकल भी जाएगा, वो टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो करना जरूर। ठीक है, आंखें बंद करो, 2 बार करना, एकदम अंदर तक घुस जाएगा और आपके पास तो अच्छी बात यह है कि भूलने का टाइम ही नहीं है। चलो ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। सो हमको क्वेश्चन में ई एक्स ई वाई एच एक्स एक्स वाई चाहिए था, तो हम लोग का एक्सप्रेशन सब रेडी है। और हम लोग का बोला है टी ई है ना, टी ई मोड है, तो टी ई मोड में हम लोग का ई जेड 0 है और ए जेड अभी लिखा था सी कॉस एम पाई बाय ए एक्स एंड कॉस एन पाई बाय बी वाई। वापस से याद दिलाता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस जे बीटा जेड को सप्रेस करके बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग के प्रेजेंट क्वेश्चन में m इज इक्वल्स टू 1 गिवन है और n इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है, तो ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा। हटा देते हैं इसको, m इज इक्वल्स टू 1 पुट करते ही ये cos पाई बाय ए एक्स बचा। ठीक है, तो मतलब ये आपका h ऑफ z है और ई जेड तो 0 है ही। नाउ अब क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को यूज़ करके ई जेड और एच जेड को यूज़ करके ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। ई एक्स की बात करते हैं। ई एक्स में ई जेड 0, तो हमारा सेकेंड टर्म 0, और पहला वाला टर्म 2/2 वाई एच ऑफ जेड है, लेकिन एच ऑफ जेड बस x का फंक्शन है, y का टर्म्स है नहीं इस पे, तो मतलब उसको डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो दोनों टर्म 0, तो ई एक्स तो 0 हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान हो जाता है चीज़ें। नेक्स्ट ई वाई की बात करते हैं। तो ई वाई में सेकेंड वाला टर्म तो 0 ही है क्योंकि ई जेड 0 है। फर्स्ट वाला टर्म की बात करते तो 2/2 x है, तो हाँ यहाँ में डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन किसका, बस कॉस का कर ही लेंगे। लेकिन पहले सामने वाले टर्म्स लिख लेते हैं, जे ओमेगा म्यू बाय एच स्क्वाड, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो c आएगा, माइनस भी आएगा, पाई बाय 2 बाहर चेन रूल से, पाई बाय ए बाहर, सॉरी पाई बाय ए बाहर चेन रूल से, फिर ये साइन पाई बाय ए एक्स हो गया। यही आपका ये होगा है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस बाहर ले लेता हूँ मैं, और ये हो गया। अब एक चीज़ देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, एच स्क्वायर जो होता है वो क्या है, ये एम पाई बाय, यही होता है एम पाई बाय ए होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाय बी होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। हम लोग के क्वेश्चन में m इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला टर्म तो क्या 0 है, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। ठीक है ना, उसका मतलब h स्क्वायर क्या है, बस पाई बाय ए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ इसको क्योंकि ये वाला टर्म पाई बाय ए है। अब यहाँ में h को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, h सिंबल है तो सिंबल रहने दो। यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय ए को रिप्लेस करके h लिख लेंगे, और h का एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरह और सिंपल हो गया, बस एक h बचा। तो ठीक है, इसको मैं पास ले आता हूँ, अच्छा भाई, ओके। तो ई वाई हो गया, और ई जेड तो है ही हम लोग के पास एज 0 हो गया। तो ई के तीनों टर्म्स मिल गए। अब एच की बारी, सो एच की बारी, एच एक्स देखो, ये फर्स्ट वाला टर्म तो 0 होगा क्योंकि ई जेड 0 है। सेकेंड वाला टर्म 2/2 x है, किसका, एच ऑफ जेड का। 2/2 x अभी भी किया था, ये रहा, अभी भी किया था ना, तो वही है। तो बस सामने वाला टर्म्स लिख लेंगे, तो माइनस जे बीटा बाय एच स्क्वाड, अब 2/2 x ऑफ एच ऑफ जेड, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो c आएगा, माइनस आएगा, पाई बाय ए आएगा, और ये साइन पाई बाय ए एक्स, करेक्ट है। अब ये माइनस माइनस बिकम प्लस हुआ, और ये और एक एच, ये तो एच ही है, तो एक एच कैंसिल हो गया लास्ट टाइम की तरह। अब बचा ये एच है, और ये साइन टर्म में पास ले आता हूँ, ये ठीक है। तो इस तरह आपको एच ऑफ एक्स मिल गया। एच ऑफ वाई की बात कर दें तो पहला वाला टर्म 0, सेकेंड वाला टर्म भी 0, करेक्ट, तो ये 0, और एच ऑफ जेड तो है ही हम लोग के पास, ऊपर लिखा है सी कॉस पाई बाय ए एक्स। ठीक है, तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप 6 के 6 टर्म्स निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आप ये एक्सप्रेशंस याद रखो। और आई होप आपको तो अच्छी तरह याद हो ही गया होगा, अभी तक नहीं हुआ है तो वापस से रिपीट करो एक बार, देखो अच्छी तरह दिखेगा आपको। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो ये सब हम निकाल क्यों रहे थे, क्योंकि हमको p चाहिए था, हमको p चाहिए था। वेक्टर p इज हाफ रियल पार्ट ऑफ e क्रॉस h कंजुगेट नहीं बोलेंगे ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कोई कैसे करेंगे, वही मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला, डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला, एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप, ई एक्स ई वाई ई जेड, फिर एच एक्स कंजुगेट नहीं भूलना, एच वाई कंजुगेट नहीं भूलना, एच जेड कंजुगेट नहीं भूलना। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन 0 है ऑलरेडी, उनको 0 कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ई एक्स 0 है, ई जेड 0 है, और एच वाई 0 है।
ठीक है, 0 कॉन्जुगेट 0 होता है। ओके चलो नाउ अब कर लेते हैं इसको। सो हमको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट H कॉन्जुगेट Z, इसका रिजल्ट ए एक्सप्रेशन ए कॉम्पोनेंट्स देखो तो EY Z कॉन्जुगेट AX कैप, Y देखो तो 0 आ रहा है, फिर Z देखो तो पहला वाला टर्म 0 माइनस EY HX कॉन्जुगेट, और ये है आपका AZ कंपोनेंट। ठीक है, और ठीक है, अब इसके एक्सप्रेशंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर रखे हैं। करेक्ट, ये रहे ऊपर रखे हैं, तो हम पुट कर लेते हैं EY है माइनस जे ओमेगा म्यू बाय एच सी साइन पाई बाय ए एक्स, ये है आपका EY। और एजेड कॉन्जुगेट, एजेड में कोई जे टर्म नहीं है तो कॉन्जुगेट फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे सी कॉस पाई बाय ए एक्स, ये आ गया आपका ए एक्स कैप माइनस सेकेंड वाला टर्म में वापस से EY है तो EY ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो माइनस जे ओमेगा म्यू बाय एच सी साइन पाई बाय ए एक्स, ये हो गया आपका EY। और फिर एच एक्स कंजुगेट, तो एच एक्स में जे टर्म है, इसको कंजुगेट करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस जे बीटा बाय एच सी साइन पाई बाय ए एक्स हो गया। और ये कौन सा कंपोनेंट है, एजेड कंपोनेंट, एजेड कैप। करेक्ट, अब हम ये सब क्यों कर रहे थे, वापस से अब बोलता हूँ, हमको क्या चाहिए, पी चाहिए था। पी क्या है, हाफ लो, और इसका बस रियल पार्ट लेना है। ठीक है, बस इसका रियल पार्ट लेना है। तो अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा, चलो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। तो ये माइनस, यहाँ में जो माइनस था वो माइनस, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे तो जे है, यहाँ पे अगर जे है तो जे -1, और इसको 1 प्लस बना देगा। ठीक है सर, तो ये आ गया और ये जे भी गया। ये अंदर का सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, यहाँ में एच स्क्वायर आया, ओमेगा म्यू बीटा इधर लिख लेता हूँ मैं, ये बीटा, ये साइन स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर भी, तो ये माइनस नहीं है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड था इसलिए हटाया था इसे। और तो ये ए जेड कंपोनेंट है। और सो अब देखो इमेजिनरी रियल कौन सा है, ये वाला पूरा पार्ट इमेजिनरी है और ये वाला रियल है। करेक्ट है, तो हमको क्या चाहिए, बस रियल पार्ट। तो अब देखो कि बच्चे अगर ऑलरेडी कैलकुलेशन करते शुरुआत से ही, तो यहाँ भी कैलकुलेशन करने लगते, तो ये वाला टर्म ऐसे ही कैलकुलेट होता, डेसिमल वैल्यूज जो भी पुट कर रहे हो आप लोग, और इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेटर यही रहता है कि लास्ट तक आप कोई वैल्यूज ना पुट करो, बीटा है, ओमेगा है, म्यू है, रहने दो वैसे ही, एच है, रहने दो वैसे ही। ठीक है, और सो हमको मिल गया पी, यहाँ में एक हाफ का टर्म है उसको इंक्लूड करना है, तो ये ट्वाइस एच स्क्वायर्ड बीटा ओमेगा म्यू। बाय द वे म्यू क्या होगा, ये म्यू नॉट होगा क्योंकि मैंने कहा एयर फील्ड गिवन है क्वेश्चन में। करेक्ट, और यहाँ पे सी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर पाई बाय ए एक्स, ये है। और कौन सा डायरेक्शन मिला है, ए जेड कैप। ये एक्सपेक्टेड था कि नहीं था, करेक्ट, ये एक्सपेक्टेड था, तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। और इस बात को हम लोग इनिशियली ही यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते थे, या फिर जब आप ये निकाल रहे थे तो अब बस ए जेड कॉम्पोनेंट निकालते तभी वही बात होती। ठीक है, क्योंकि बच्चों को यूजुअली इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बस ए जेड निकाल के काम कर ले, तो मैंने आपको पूरा दिखाया। लेकिन अगर आप होशियार हो, थोड़े से प्रैक्टिस अच्छे रखते हो, तो शुरुआत में ही बस ए जेड कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करो और निकल जाओ। ठीक है, ए जेड कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करो और निकल जाओ, क्योंकि हमको पता है कि इसका पी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल ही होगा, जो हम लोग के केस में जेड है, तो ए जेड होना ही था, हुआ भी। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप और चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हो। ओके ना, ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब आएगा। नहीं तो बच्चे थोड़ा सा ऑलरेडी ए जेड करेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ना हो और ना हो जाए। ठीक है, तो होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आप खुद समझ जाओगे। और चलो, अब पी का टर्म आ चुका है ये, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको बीटा चाहिए, ये सारे टर्म चाहिए, तो लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए अभी। सो ये बीटा चाहिए, ठीक है, ओमेगा चाहिए। बाय द वे ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ, एफ कौन सा एफ,
आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऑपरेटिंग एट TE10 मोड, तो आपको चुपचाप क्या लेना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लेना है जो गिवन है 6 गीगाहर्ट्ज। तो ये इंटू 6 इंटू 10⁹, करेक्ट, ये रेडियंस पर सेकेंड हो गया। नेक्स्ट म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 फेराड पर मीटर। EMT में स्पेशली आप म्यू नॉट का यही एक्सप्रेशन यूज़ करना हमेशा, ठीक है। ये डेसिमल वाला यूज़ करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि अननेसेसरी आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इसको यूज़ कर देखो, काफ़ी कुछ कैंसिलेशन होगा। ओके नेक्स्ट, और एप्सिलॉन नॉट मैं अगर यहाँ लिख ही लूँ तो ये 1/36 पाई इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, कॉलम्स पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट यूज़ होगा बाद में, तो मैंने इसको अभी लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं। नेक्स्ट क्या चाहिए, h² या फिर h चाहिए। h तो मिल चुका है, याद है आपको, π/a आया था, तो h² इज π/a, ठीक है। चलो h ही लिखते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्या चाहिए, और c चाहिए, नेक्स्ट और c चाहिए। इसका मतलब बेसिकली आपको बीटा और c ही चाहिए, है ना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं c, बीटा और c यहाँ लिखता हूँ, c चाहिए और बीटा चाहिए। बेसिकली आप ये दोनों कलेक्ट करो तो आपका काम हो जाएगा ना। पहले बीटा फाइंड करते हैं। हमेशा याद रखना वेव गाइड पे, ना, वेव गाइड पे इन जनरल आपका h² इज ऑलवेज इक्वल्स टू बीटा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है। जहाँ में बीटा नॉट क्या है, वही फ्री स्पेस वाला, बीटा नॉट वही फ्री स्पेस वाला जो ω√μ0ε0 होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो वही वाला है। नाउ इससे बीटा निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं अरेंज करूं तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा नॉट स्क्वायर माइनस h²। तो बीटा नॉट का एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया है, तो यही पुट कर देता हूँ। तो ये होगा ω² μ0ε0 माइनस h² था, तो h² पता है हमको π/a², और a का एक्सप्रेशन भी पता है 1/20√2। नाउ यहाँ देखो ये माइनस का टर्म है, ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ में देखो ये माइनस का टर्म है, तो मैं बीटा को √ओवर करके लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स ना, √ओवर करके ये एक्सप्रेशन वहाँ लिख सकता था। जैसे मैंने शुरुआत से मना करते आया कि आप इसको वैल्यूज ना पुट करो, लेकिन आपको यहाँ देखो कि माइनस का टर्म आ चुका है और कुछ कॉमन भी नहीं जा रहा, उसका मतलब कैंसिलेशन का कोई चांस ही नहीं है। माइनस के फॉर्म में है या फिर प्लस के फॉर्म में है और कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो, तो कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटर है इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं अब, ठीक है। अब जाके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान देना, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझना है आपको, ठीक है। अरे ना, तो चलो कैलकुलेट करने की बात हुई तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा का पता था हमको, स्क्वायर करो तो ये 4 पाई स्क्वायर 6² 36 है, 10⁻⁹ 18 आएगा, करेक्ट। फिर म्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ माइनस ये a का वैल्यू पुट करूंगा तो 20/√2 ऊपर चला जाएगा, 20/√2 पाई का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर कर दूं अगर, 20 का स्क्वायर 400 होगा, इंटू 2 मतलब 800 पाई स्क्वायर आया, ठीक है। इस तरफ देखते हैं, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कर लेंगे। ये 36 गया, ये पाई गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या बचा देखते हैं, इसको हटा देते हैं, जो गया 4 बचा है, वेरे 4 नहीं गया। 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 के टर्म से बस 10, 18 -7 -10 ऐसे क्या करो, ठीक है, सर पे चढ़ा दो, 800 पाई स्क्वायर। और ये टर्म्स क्या है, ये टर्म्स पूरे 2 बन जाएंगे, ठीक है। और दुख की बात यह है कि बच्चे सब पाई बाय देख के कैलकुलेट करने लग जाते हैं। अरे मत करो सर, ठीक, कैलकुलेटर हाथ ही नहीं लगाने की जरूरत है अनटिल द एंड, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया 1600 पाई स्क्वायर, 1600 पाई स्क्वायर माइनस 800 पाई स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर आ गया आपका 800 पाई स्क्वायर, मतलब बीटा विल बी पाई, अगर आगे लिख लूँ सामने बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 800, ये बीटा, ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, √800 कितना होता है बेसिमल में लेके आके, नहीं ज़रूरत ही नहीं, ऐसे रहने दो। अब बात ये है, ध्यान से देखना, अभी इंटरेस्टिंग होगा। h क्या था, π/a, है ना, और a का वैल्यू पुट कर दो अगर 1/20√2, तो ये ऊपर गया तो क्या आया,
ये पाई 20√2, 20 अंदर भेज दूँ अगर रूट के तो ये √800, मतलब ये तो वही है बीटा, ठीक है। तो उसका मतलब आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन के लिए इसलिए मैं बार बार मना करता हूँ क्योंकि बहुत बार इस तरह होता है, ठीक है। एग्जामिनर बड़े ही केयरफुली चीज़ों को इस तरह फ्रेम करते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन में टाइम मिनिमम से मिनिमम जाए, ठीक है। और तो बीटा इज इक्वल्स टू एच हो गया। तो चलो बीटा निकाले थे तो आ गया आपका एच, एच तो पता ही है, तो लिख लेते हैं बीटा इज इक्वल्स टू एच, एच ही लिखेंगे क्योंकि कैंसिलेशन होगा, अच्छा लगेगा। फिर बात आती है सी की। सी था क्या वैसे? सी था जब हम लोग एच ऑफ जेड लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स के एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो कोफिशिएंट लिखना पड़ता है, तो मैंने उसको सी लिखा था, ये कोफिशिएंट वही है, राइट। और आप इस बात को हमेशा याद रखना कि ये जो कोफिशिएंट है जो सामने लगता है, जो सी बोला है मैंने अभी, डी भी हो सकता है कभी कभी, C1 C2 कुछ भी बोल सकते हैं लोग, तो ये कोफिशिएंट्स हमेशा बाउंड्री कंडीशन से ही निकलेंगे, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि सी के बारे में सोच लेंगे इसका कोई फॉर्मूला था क्या, कैसे निकाले, कौन सा फॉर्मूला से निकाले, कोई फॉर्मूला नहीं है सर। आपको ये समझने की जरूरत है कि सी निकालना होगा तो आपको कुछ डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन में ही गिवन होगा, अदरवाइज आप सी को कोई फॉर्मूला वाइज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे पता है कि बच्चे जब अटकते हैं, है ना, जैसे यहाँ में सी की बात आई तो अटकेंगे, तो ऐसे एकदम मूर्ति बन जाएंगे और देखते रहेंगे पेज को, अपने कॉपी को। क्यों? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे ही अटका मैं मान लो मैं बीटा तो फाइन डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन आपको समझना है कि जब भी अटकोगे, बीटा में अटक रहे हो कि कहीं भी अटक रहे हो, एक भी सेकंड गवाए सपोर्टिंग डेटा चेक करो सर, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, हमेशा मिलेगा, ठीक है। जब भी अटकोगे तब अननेसेसरी मत चले जाना, हर बार जब भी अटकोगे हर बार आप सपोर्टिंग डेटा चेक करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था अंतरात्मा से आवाज आएगी, आती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, सच में आती है, ट्राई तो करो, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एकदम स्टैचू बन जाएंगे, एकदम ऐसे करके देखते रहेंगे, पता नहीं क्या दिख जाएगा। सपोर्टिंग डेटा चेक करना है, इस चीज़ को आदत में लाओ, ठीक है। इस बात को या दिमाग में रखोगे तो आप तो देखना हर बार आपको कुछ ना कुछ मिलता है सपोर्टिंग डेटा में, ठीक है। और चलो सी की बात कर रहा था मैं। सी को निकालने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि बाउंड्री वैल्यू से ही निकलेगा। आप क्वेश्चन में बाउंड्री वैल्यू करके कुछ नहीं लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू या फिर मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू, ठीक है। अब आप सपोर्टिंग डेटा चेक करो, तो चलो मैं दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। तो सपोर्टिंग डेटा में चेक करो, ये रहा क्या गिवन है। मैंने क्या बोला था, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में गिवन होगा। देखो मैक्सिमम पीक इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड लिखा ना, क्यों दिया है, वो सी को निकालने के लिए दिया है। इसका मतलब ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप अगली बार ऐसे डेटा देखो तो घबराने के बजाय समझो कि ये क्यों दिया है, ठीक है। यहाँ भी देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इससे भी बच्चे डर जाएंगे। ये क्यों दिया था वो मैंने दिखाया आपको, है ना, शुरुआत पे दिखाया था, बी निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह होता है चीज़ें। और तो अब हम लोग इस डेटा को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला डेटा को यूज़ करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सी क्या सी इक्वल्स तो ये है, ये नहीं बोल रहा मैं, इसको यूज़ करके आप सी निकालोगे, ये बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, वापस आते हैं, हम देखा डेटा मिल चुका है हम लोग को, तो अब बारी आई सी निकालने की। तो सी निकालने की बारी आई तो हमको क्या गिवन है, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, है, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड इज इक्वल्स टू क्या है, 48√3 पाई बी वोल्ट पर मीटर, करेक्ट है, ये गिवन है आपको। अब बच्चे इस फॉर्मेट पे रहने से भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, क्या करेंगे, 48√3 पाई को कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करना। इस तरह लिखने का मतलब ये है, एग्जामिनर का इंटेंशन ये होता है इस तरह लिखने का, क्योंकि आगे जाके कैंसिलेशन होगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत तो ऐसे करेंगे कि गिवन डेटा लिखेंगे और ये लिखेंगे, उसका पहले तो कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, ये आदत बना रखा है। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये आदत बन चुका है कि पहले गिवन डेटा लिखो और ऐसे टर्म में है तो पहले तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, इसको डेसिमल में, सारा कचरा शुरुआत में ही कर दिया फिर आपने।
क्योंकि ऐसा लिखने का मतलब ये होता है कि आपका आगे जाके कैलकुलेशन होगा। इस बात को आप समझोगे तो नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी करोगे क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग, राइट। तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि जो कैंसिलेशन अगर आपने डेसिमल में लिख लिया तो आपको नहीं दिखेगा कैंसिलेशन, राइट। डेसिमल में कैंसिलेशन नहीं दिखते हैं, करेक्ट, नहीं दिखते हैं। तो इसलिए डेसिमल्स को अवॉइड करो, तो कैंसिलेशन होगा तो अच्छी बात है। एक तो आप कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आप जो एग्जामिनर का इंटेंशन है पूरा कचरा कर रहे हो उसको, ठीक है। तो मत करो, इस बात को समझो। यूजुअली बच्चे जानते नहीं हैं इसलिए करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप जानो, ठीक है। और तो सवाल ये है कि इसको किस तरह यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, अच्छा क्लियरिटी होनी पड़ेगी चीज़ें किस तरह होती हैं ईएमटी में। चलो, तो मैं अगर एक वेब गाइड यहाँ में ड्रॉ कर दूँ, ये रहा मेरा वेब गाइड, रेक्टेंगुलर वेब गाइड, और ये मेरा रेक्टेंगुलर वेब गाइड। जैसे मैंने बोला था कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो ये Z हो गया, ये X हो गया, और ये आपका Y हो गया, ठीक है। और हमको m इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, n इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, जब मैं पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करूंगा। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन सारे रेडी रखे हैं, याद है। Ex निकाल के रखा था 0, Ey कुछ टर्म था, क्या था, अगर लिखूँ तो ये J, शायद माइनस था सामने ना, J ओमेगा म्यू बाय h स्क्वायर C साइन पाई बाय ए एक्स, ये था। और Ez तो 0 है, करेक्ट। उसका मतलब ये साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ही Ey है ना, Ey। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी तो 0 ही है, बस y डायरेक्टेड है। और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो J, मैं मैग्नीट्यूड की क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पीक लिखा है ना, इसलिए, ठीक है। ऑलराइट, तो J मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो J माइनस J हट गया, तो ये ओमेगा म्यू, बाय द वे कौन सा म्यू है, म्यू नॉट ही होगा, म्यू बाय h स्क्वाड C, फिर आ गया साइन पाई बाय ए एक्स, कौन सा डायरेक्टेड है। आप बोलोगे मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन की बात करो, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो। तो चलो, पहले मैग्नीट्यूड नहीं पता था, फिर चलो आप कंफ्यूज नहीं हो, चलो माइनस J भी लिख लिया, अब मैग्नीट्यूड नहीं, चलो ये में डायरेक्टेड ए बाय डायरेक्शन, ठीक है। और चलो नाउ बात, ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, बाकी दोनों तो 0 है, तो बस y डायरेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्टेड है, ठीक है। इस बात को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्टेड है। लेकिन एक्सप्रेशन में अगर देखोगे तो यहाँ पे x का टर्म है, वो x किस तरह वेरी हो रहा है, साइन के फॉर्म में वेरी हो रहा है। मतलब ये x डायरेक्शन में वेरी करेगा, डायरेक्टेड तो y है लेकिन x डायरेक्शन में वो वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, साइन के फॉर्मेट में वेरी करेगा, पहली बात। अब कन्वेंशन क्या था, x इक्वल्स टू 0 लोकेशन, ये x इक्वल्स टू a लोकेशन, ठीक है। तो इस यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट करते ही हमको क्या मिलेगा, 0। a पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस से 0, ठीक है। और मैंने बोला था साइन है, तो क्या ये ऐसा 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 होगा, किस तरह होगा। अब यहां में देखो m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1 क्या बतलाता है, m इज इक्वल्स टू 1 ये बतलाता है कि यहां से यहां तक जो मैं अभी बात कर रहा था कि यहां में साइन तो होगा, तो ऐसे से होगा कि क्या होगा, ये बतलाता है कि कितने हाफ साइकिल्स। जैसे m इज इक्वल्स टू 1 बोला तो 1 हाफ साइकिल, ठीक है। मतलब ये 1 हाफ साइकिल आएगा, हाफ साइकिल, पूरा साइकिल नहीं, ठीक है, हाफ साइकिल। इसका मतलब ये है कि m इज इक्वल टू 2 होता तो 2 हाफ साइकिल आते, ये और ये। m इज इक्वल टू 3 होता तो 3 हाफ साइकिल आते, m इज इक्वल टू 3 होता तो 3 हाफ साइकिल आते। उसी तरह m इज इक्वल टू 10 होता तो 10 हाफ साइकिल आते, ठीक है, ये मतलब है। और तो n इज इक्वल टू 0 है, चलो n का भी वही काम है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है। चलो m इज इक्वल टू 1 है तो हाफ साइकिल, ये है। अब बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्टेड तो y है लेकिन वेरी कर रहा है x डायरेक्शन में, ये बता रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है, इस बात से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। ओके, नाउ अब बात किसकी हो रही थी, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पीक कहां दिख रहा है आपको, ऑफकोर्स बीच में दिखता है। वो बीच का लोकेशन कहां है, a/2, करेक्ट है। ये 0 है, ये a है, बीच का लोकेशन a/2। और साइन का हाफ साइकिल सबको पता है बीच में आता है, करेक्ट है। तो उसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू a/2 पुट करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, जब आप इस एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू a/2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो चलो मैं वापस से बोलता हूँ, अब p की बात आ रही तो माइनस j नहीं लिखेंगे, तो ओमेगा म्यू नॉट बाय एच स्क्वायर c, और साइन पे चलो साइन पाई बाय ए एक्स। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x इक्वल्स टू a/2 पुट करोगे तो आपको ये मैक्सिमम मिलेगा। करेक्ट है, चलो पुट कर ही देते हैं अगर, तो ये a/2 पुट करो तो a कैंसिल हुआ, तो साइन पाई 1, और ये बन गया है आपका इतना बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैं माइनस नहीं लिखा, साइन पाई -1 होता है ऑफकोर्स, तो वो माइनस नहीं लिखा मैं। और चलो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, ये छोटे छोटे बातें में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो मैं इसलिए सब कुछ खोल के बताता हूँ। ठीक है, और कुछ कन्फ्यूजन का पार्ट होना ही नहीं चाहिए आपको। आपने मुझे एक बार सुन लिया तो आपको कुछ डाउट होना ही चाहिए, ये मेरा इंटेंशन होता है हर बार। ठीक है, चलो मेरी कोशिश रहती है आप मुझे बताना कि मैं कितना सफल होता हूँ अपने कोशिशों पे। ठीक है, बताना ज़रूर, क्योंकि फीडबैक मिलता रहता है तो हमको समझ में आता है कि किस तरह और बेटर करे और बेटर करे और आपको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो बताना कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ अपने इंटेंशन पे। क्या इंटेंशन की बात कर रहा हूँ, ये कि एक बार मेरे को सुन लिया तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो मेरे को सुन रहे हो, वो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मुझे समझ है। ठीक है, आपको शायद समझ नहीं है कि आप इसके बाद कोई और वीडियो देखने लगोगे यूट्यूब में मनोरंजन वाला, तो अलग बात है, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सुनो तो आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये गिवन है कितना, 48√3 पाई बी का एक्सप्रेशन पुट करने की कोई नीड नहीं है, रहने दो ऐसे। इज इक्वल्स टू ओमेगा म्यू नॉट h बाय सी। ये सब हम लोग क्यों कर रहे थे, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको c चाहिए था, तो मिल गया है c एज h स्क्वायर बाय ओमेगा म्यू नॉट, इधर 48√3 पाई बी। अब यहाँ में देखो सर, h स्क्वायर पता है ना, h इक्वल्स टू पाई बाय a है, a का वैल्यू पता है, ओमेगा पता है, म्यू नॉट पता है, ये b पता है, तो मतलब आप c का वैल्यू एक सॉलिड नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, शायद कुछ कैंसिलेशन हो जाए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा, वो p के टर्म में जाएगा, राइट, तो शायद वहाँ में कुछ कैंसिलेशन हो जाए, तो यहाँ में अगर कैलकुलेट करोगे वहाँ में कैलकुलेट करोगे, क्यों, रहने दो ऐसे। ठीक है, तो आपको c का एक्सप्रेशन मिल गया, b को भी नहीं पुट करूँगा मैं, रहने दो, शायद कैंसिलेशन हो जाए, शायद ना हो तो पुट कर लेंगे लास्ट में, क्या फर्क पड़ता है। ओके चलो, तो हम c ढूंढ रहे थे तो आपको c इस तरह मिल गया है। ठीक है, तो चलो, तो हम निकाल लेते हैं, ये रहा जहाँ में हम लोग एक्सप्रेशन पुट कर रहे थे, ये रहा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने इसको नीचे ले आया और c यहाँ में लिखा है, राइट। सो हमको क्या चाहिए, हमको ये h यहाँ में लिख लेता हूँ, c h स्क्वायर ओमेगा म्यू नॉट 48√3 पाई बी। ठीक है, तो हम लोग को p चाहिए था, तो p निकालने के लिए सारे सामग्री तैयार, निकालते हैं p। अब क्या करेंगे, बस एक्सप्रेशन पुट करेंगे और देखेंगे कि कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या। बीटा क्या है, h है, पुट कर लो। ओमेगा म्यू नॉट ऐसे ही रहने दो, शायद कुछ कैंसिलेशन हो जाए, आपको कोई नीड नहीं है अलग से पुट करने की, रहने दो। c स्क्वायर, c ये रहा, अच्छा एक गलत हो गया ना, ये h स्क्वायर नहीं h होगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ में एक्सप्रेशन में ही गलत लिखा था, ये रहा, h नहीं, h स्क्वायर नहीं, ये h होगा, है ना। आप ऊपर में देखो, ये ई वाई जहाँ निकाला था, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ई वाई पे बस h है, h स्क्वायर लिख दिया था मैंने गलती से, तो चलो, तो वहाँ पे h स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, बस h का टर्म्स आएगा, h। ओके, तो यहाँ पे अब c स्क्वायर का टर्म लिखना है हमको p की जगह में, ये रहा c स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे h स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर 48 स्क्वायर, और ये रूट ओवर जाएगा 3 पाई बी, और ये चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ये p है, ठीक है, p है, डिवाइडेड बाय क्या है, ट्वाइस h स्क्वायर, हो गया। और यहाँ में साइन का टर्म भी है, तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाय ए एक्स, इसको ऐसे रहने दो, ए जेड कैप। ठीक है, ना कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कर लेते हैं, तो एच स्क्वायर और ये वाला एच स्क्वायर गया, करेक्ट है, फिर ओमेगा नॉट ये गया और एक गया, एक रह गया,
ओके, तो जो गया हटा देते हैं, ये नीचे का 2, तो यहाँ पे इसको 2 लिख लेता हूँ। ओके ठीक है, तो ये h। ऑलराइट, नाउ ये h का एक्सप्रेशन क्या था, पाई बाय a, और a क्या था 3/2b। पुट कर दूंगा यहाँ में, तो ये 3/3b यहाँ में आ गया, ये 2 यहाँ में आ गया, और ये 3b कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये 2 कैंसिल हुआ। फायदे में रहे कि नहीं रहे, ठीक है। और तो ये पाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय 48 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू नॉट, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यही मेरा p है। ये साइन स्क्वायर पाई बाय a x कैप, ये हो गया आपका p। अब क्या करेंगे, ओमेगा और म्यू नॉट का पुट कर लेते हैं, क्योंकि अभी p के बाद क्या करना है, w आएगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अभी कर लो, ठीक है। अभी कैलकुलेशन पुट करके पूरा कैलकुलेशन कर लो, साइन तो है ही वैसे, सामने का अभी कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो ओमेगा क्या था 2 पाई इंटू 6 इंटू 10⁹, और म्यू नॉट है 4 पाई, चलो मैं इसको साइड में लिख लूँगा, साइन स्क्वायर पाई बाय ए एक्स। ओके, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये हो गया म्यू नॉट। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन है क्या, से 1 पाई 2 पाई, और ये इसके ऊपर का पाई स्क्वायर गया, 6 8 48, चलो मैं 48 दोनों को अलग से लिख लेता हूँ, एक 48 इधर एक 48 इधर, तो ये 48 का 6 8 48, बस 8 बचा, और ये 4 का ये 2, और ये 2 का ये 2 कैंसिल, ठीक है, तो सारे गए, तो कौन कौन गए हटा लेता हूँ मैं, तो ये नीचे का सारे चले गए, बस 10 वाले टर्म्स बाकी है, ऊपर में बस 48 बाकी है, करेक्ट। तो ये ऐसे लिख के 10⁻² बचा, तो ये 48/100 साइन स्क्वायर वाला टर्म है, बच गया है, ये साइन स्क्वायर पाई बाय ए एक्स, बस ये ए जेड कैप, यही है आपका p, जिसको हम लोग इतने देर से ढूंढ रहे थे, ठीक है। और देखा आपने कितना सारा कैंसिलेशन हुआ है, तो कैलकुलेट ही कर लेते। शुरुआत में अगर कुछ भी एक भी टर्म कैलकुलेट कर लोगे अगर, तो आपको साफ साफ नहीं दिखेगा कैलकुलेशन में, जो भी कैंसिलेशन होता है वो नहीं दिखेगा साफ साफ, ठीक है। बेटर यही है कि आप सिंबल्स के साथ ही आगे बढ़ो। ओके, नाउ अब क्या करना है, w निकालना है, निकाल लेते हैं। w का टर्म तो पहले ही निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन x y इज इक्वल टू 0 से b एंड x गोज फ्रॉम 0 टू a, किसका p क्या है 48/100 साइन स्क्वायर पाई बाय ए एक्स ए जेड कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट विथ ds के बारे में बात हो चुकी है, जो था dx dy ए जेड कैप, ठीक है। नाउ dx dy तो कांस्टेंट की तरह देख सकते हैं हम लोग, उसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ए जेड और ए जेड के बीच में होगा ना, डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड को डॉट प्रोडक्ट से क्या मतलब, तो वो तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उसका मतलब ए जेड डॉट ए जेड क्या होगा 1, तो ये दोनों उड़ जाएंगे, करेक्ट, और डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा ये, तो ये dx dy। यूजुअली बच्चे इस एक्सप्रेशन को मैंने जैसे लिखा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं, मैंने जो बोल रहा हूँ ये डबल इंटीग्रेशन p डॉट ds है ना, ये इस टर्म में नहीं शुरुआत करते हैं। इस टर्म में शुरुआत करने से फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ में जो ए जेड कैप कंपोनेंट है यहाँ में क्यों नहीं लिखते हैं। यूजुअली बच्चे इतना केयर नहीं करते हैं, और इसका p है तो डायरेक्ट यहाँ में लिख लेते हैं, लेकिन आपको समझना है, अगर जो अच्छा स्टूडेंट है वो सोचता है, ठीक है, जो इतना केयर नहीं करता चीज़ों को, तो डायरेक्ट पुट कर देगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है वो इसके बारे में सोचेगा कि हम लोग ए जेड कैप पुट क्यों नहीं करते हैं या फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सोचना भी चाहिए ऐसा ऑफकोर्स, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ से शुरुआत करोगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है, इसलिए मैंने शुरुआत वहाँ से की थी। यूजुअली बच्चे इसको लिखते हैं डायरेक्ट, तो आप बात को समझो कि शुरुआत बेसिक से अगर शुरू करोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को करने की बारी आई है, तो कर लेते हैं। तो 48/100 इंटीग्रेशन a और b कांस्टेंट है, लिमिट्स कांस्टेंट है, उसका मतलब हम लोग दोनों इंटीग्रेशन को x एंड y के टर्म्स पे अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो बस b बाहर आ जाएगा इस तरह, फिर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू a साइन स्क्वायर्ड पाई बाय ए एक्स डी एक्स, करेक्ट है। अब
अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है ईएमटी में, तो आपको ये वाला इंटीग्रेशन बार बार दिखा होगा, मतलब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बार बार आता है। तो काफ़ी बच्चे इससे मशक्क़त करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसका फॉर्मूला ही याद रख लो। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2 माइनस साइन ट्वाइस एक्स बाय 4। ठीक है, इतना याद नहीं रख पाओगे क्या? डेफिनेटली रख पाओगे, रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, तो जो चीज़ फ़ायदे की है हम लोग कर लेंगे, भले ही हम कुछ चीज़ें याद रखें। रखो, और इसका कॉस वाला टर्म भी अपेयर होता है यूजुअली ईएमटी में, तो कॉस वाला टर्म भी लिख देता हूँ, एक्स बाय 2 प्लस ये वही एग्जैक्टली वही है, बस बीच में प्लस का टर्म आ गया। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर है तो माइनस आएगा बीच में, कॉस स्क्वायर है तो प्लस में प्लस वाला, और बीच में प्लस वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशन को याद रखो। और एक बात, इंटीग्रेशन साइन क्यूब और कॉस क्यूब वाला भी इस तरह आप याद रख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ में तो इसकी ज़रूरत है। ओके नाउ, और इसको कैसे करेंगे? काफ़ी बच्चे इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं तो इसके साथ मुशक्क़त करेंगे। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि बोलेंगे ये वाला तो एक्सप्रेशन पता है हमको, अगर हमको याद हो गया है तो इनको तो याद करेंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा यहाँ में तो एक्स वाला याद है, यहाँ में तो पाई बाय ए एक्स है, इसका क्या करें? ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ कि किस तरह करो। ठीक है, यूजुअली ये तो डायरेक्ट ही किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए चलो इसको आई बोल देता हूँ। इसको कैसे करना है आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। ठीक है, तो लेट पाई बाय ए एक्स पूरा अंदर जो है उसको के बोल दो। ठीक है, हो गया। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय पाई डी के, बस खत्म। एक्स जब 0 होगा लिमिट्स की बारी तो के इज इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन एक्स जब ए होगा, है ना, ये वाला, तो के इज इक्वल्स टू पाई होगा, बस खत्म। तो आपका जो आई वाला इंटीग्रेशन है बन के आ गया है 0 टू पाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर्ड ऑफ क्या, पूरा उसका टर्म को के बोला था, और डी के, लेकिन ए बाय 2 भी है, ए बाय पाई भी है, तो ए बाय पाई सामने, तो बस हो गया। तो इतना लिखते ही आपको वो ऊपर वाला फॉर्मूला जो लिखा था मैंने उसके टर्म्स में साफ साफ दिखेगा आगे। ठीक है, आपको अगर इंटीग्रेशन में इस तरह कंफ्यूजन होती है तो आराम से सब्स्टिट्यूशन कर लो। ठीक है, मैंने उन बच्चों के लिए इस तरह मैंने आपको दिखा दिया खोल के। तो चलो, तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैं अभी भी दिखाया था, के बाय 2 माइनस साइन 2k बाय 4, अब पुट कर दो 0 टू पाई, तो यहाँ पे आएगा a बाय पाई इंटू पाई पुट करो तो पाई बाय 2, साइन में पाई पुट करोगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पूरा 0 ही होगा, तो ये बचा बस, तो पाई पाई कैंसिल, मतलब इसका रिजल्ट है a बाय 2। काफ़ी बच्चों ने डायरेक्ट किया होगा, अच्छी बात है, वैसे ही करना होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं बोला कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, लेकिन सही आंसर इस तरह आराम से निकाल लो। ठीक है, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। तो a बाय 2, अब तो उसका मतलब ये पूरा रिजल्ट मैं हटा देता हूँ अभी, पूरा रिजल्ट में इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया है a बाय 2, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अब a बाय 2 क्या था, a था 3b बाय 2, तो पुट कर दूंगा, अगर ये 3b बाय 2 नीचे आया तो ये 4, अब ये 4 ये 12 बना, करेक्ट, और ये 3 इंटू 12 36 बना, ये 36, और यहाँ पे b स्क्वायर बचा, बस b स्क्वायर, b का वैल्यू था क्या ऑलरेडी 30√2, अब जाके मैं b का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखा आपने, लास्ट में पुट करो सर, फायदे में रहोगे ना। इसको स्क्वायर करो तो यहाँ पे 900 इंटू 2, पहले इस 2 को कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा, और ये 900 से 18 तो ये 2 बचा, और यहाँ पे 100 बचा, इसका मतलब ये 2 बाय 10,000 है, 10 इंटू 10⁻³ ये वाट हो गया, तो मिली वाट में आ जाएगा ये 0.2 वाट और 0.2 मिली वाट। ठीक है, यही आपका W का आंसर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन देखो दिखेगा आपको 0.2 मिली वाट। ठीक है, सो इस तरह हम लोग आराम से EMT का क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डरने की नीड नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाने की नीड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई कि किस तरह आप वैल्यू नहीं पुट करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हाँ, ये मत सोचना कि आपको खुद को 1.5 घंटा लग रहा है सर इस मेथड से, तो हम क्यों यूज़ करें। अरे नहीं, 1.5 घंटा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पूरा एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, राइट। ऐसे मत सोचो, अगर आप ऐसे सोचते हो तो मैं फिर क्या ही बोलूँगा आपको।
ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, आपको समझना है कि मुझे 1.5 घंटा क्यों ही लग रहा है। आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो तो समझ में आएगा, ठीक है, कितना फास्ट है, कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो बड़े ही केयरफुली उन वैल्यूज़ को देता है ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, बहुत सारे कैंसिलेशन होते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने तो केयरफुली किया है लेकिन गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होता, अरे ये तो मैंने गेट एग्जाम से सीखा है, नहीं ये जो प्रोसीडियर है ये तो मैंने गेट एग्जाम से सीखा है, गेट क्वेश्चन को देख के सीखा है। उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको देखो ईएमटी ओईडीसी के क्वेश्चन में देखो आप, बहुत बार कैंसिलेशन होता है लेकिन बच्चे उसको फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। क्या करेंगे, शुरुआत में ही वैल्यू पुट कर देंगे। लॉजिक क्या लगाते हैं कि बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, नहीं उल्टा बोल रहे हो आप, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो आगे जाके कैंसिलेशन होगा, डेसिमल में चीज़ों को लिख दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल करो, ठीक है। इस बात को आप, चलो अभी समझ में नहीं आया है या फिर आपको तो बहुत पहले से आदत है पहले कैलकुलेशन करने की, तो उसको सप्रेस करके इस बात को समझो, एक बार ट्राई करो, देखो फ़र्क दिखेगा आपको, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। मैं तो एक्सप्लेन किया, मेरा फास्ट थोड़ी होगा, इस वीडियो में नहीं दिखेगा आपको फास्ट, लेकिन आप ट्राई करो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो फिर आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखना, मैं आता हूँ नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।